क्लॉज 1 कारो पीपीई। कंपनी ने जो है प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करे उसकी क्वालिटी के और पीपीई की सिचुएशन के। सेकंड पॉइंट है जो मैनेजमेंट है वो रीजनेबल इंटरवल के अंदर पीपीई को वेरीफाइड करता है और उसमें अगर कोई डिस्क्रिपेंसी फाउंड होती है तो उसके साथ अपन ने उसका डिस्क्लोजर देना होता है। और कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी उसकी टाइटल अगर कंपनी के नाम में है तब तो ओके, लेकिन अगर कंपनी के नाम में नहीं है उसकी टाइटल डीड तो अपने को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। और कोई भी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो अगर वो प्रॉपर्टी कंपनी अगर लीज करती है तो लीज एग्रीमेंट लेसी के फेवर में होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट में ये है कंपनी अगर कोई भी पीपीई या इंटेंजिबल एसेट रिवैल्यूड करती है, अगर नहीं करती तो ओके, अगर रिवैल्यूड करती है तो उसका जो वैल्यूशन है वो रजिस्ट्रार वैल्यूअर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और अमाउंट उसका पीपीई का अमाउंट अगर 10% से ज़्यादा है नेट कैरिंग वैल्यू का तो अपने को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अगर बेनामी प्रॉपर्टी का कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो उसको अपने अगर उसके साथ अगर है, नहीं है तो ठीक है, अगर है अगर पेंडिंग प्रोसीडिंग तो अपने को उसकी डिटेल डिस्क्लोज करनी पड़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कारो क्लॉज 2 पीपीई। इन्वेंट्री के बारे में इसका 2 डिस्क्लोजर देना अपने को। पहला, अगर मैनेजमेंट कोई भी इन्वेंट्री फिजिकली वेरीफाइड करती है रीजनेबल इंटरवल के अंदर, उसके अंदर कोई भी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी अपने को मिलती है, अगर वो 10% से ज़्यादा है तो अपने को उसको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। 10% से कम मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है तो कोई डिस्क्लोजर नहीं देना। सेकंड क्लॉज सेकंड डिस्क्लोजर ये है, जो भी अपनी वर्किंग कैपिटल लिमिट है वो अपन ने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से सैंक्शन करी है जो 5 करोड़ से ज़्यादा है और वो उसकी करंट एसेट की सिक्योरिटी पे मिली है अपने को। अगर अपन ये वर्किंग कैपिटल पे लोन लिया ही नहीं है, नहीं लिया तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अपन ने लिया है तो अपने को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा और अपने को क्वार्टरली रिटर्न और स्टेटमेंट फाइल करने पड़ेंगे अगर ये दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट्स के एग्रीमेंट में होते हैं। अगर हो गए तो सही, अगर नहीं हुए तो अपने को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा क्योंकि वो एग्रीमेंट में क्यों नहीं है। कारो क्लॉज 3। कंपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट करती है, गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है या कोई भी लोन्स इन एडवांस ग्रांट करती है इन द नेचर ऑफ द लोन। किसको देती है? कंपनी को, फर्म को, एलएलपी को और अदर पार्टी को। अगर ये सब करती नहीं है तो अपने को कोई डिस्क्लोजर नहीं देना है। अगर करती है, लोन देती है ये सब के नेचर में, ठीक है, तो अपने को देखना है कि एग्रीगेट अमाउंट कितना है उसका ईयर का और बैलेंस शीट की डेट पे वो आउटस्टैंडिंग कितना है। फिर अपने को ये देखना है कि ये जो भी एग्रीगेट अमाउंट और आउटस्टैंडिंग है इसमें से सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट कंपनी का कितना है और अदर्स का कितना है। बी क्लॉज ये है कि टर्म्स एंड कंडीशन आर नॉट प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। सी क्लॉज बताता है कि अपने जो भी अपना प्रिंसिपल है उसका रीपेमेंट का शेड्यूल क्या है और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कितना करा है, वो उसका अपन ने रेगुलर प्रीपेमेंट करा है और रिसिप्ट जो है प्रिंसिपल की वो रेगुलर हुई या नहीं हुई है। अब कोई भी अमाउंट, डी क्लॉज, अगर कोई भी अमाउंट 90 दिन से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है तो वो ओवर ड्यू हो जाएगा और कंपनी ने रीजनेबल स्टेप्स लिए या नहीं लिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की रिकवरी के लिए। ई क्लॉज़ ये बताता है कि जो भी अपन ने लोन्स इन एडवांस लिए थे, या तो वो पुराने को रिन्यू करने के लिए या लोन्स इन एडवांस को एक्सटेंड करने के लिए लिए, या भी जो भी अपन ने फ्रेश लोन ग्रांट करें वो ओवरड्यू को सेटलमेंट करने के लिए है। अगर ऐसे कुछ अपन ने करा है तो अपने को स्पेसिफाई करना है कि वो एग्रीगेट अमाउंट कितना है ऐसे रिन्यूड और एक्सटेंड और वो ओवरड्यू को सेटल करने का अमाउंट, और ये टोटल लोन का कितना परसेंटेज है एग्रीगेट में। एफ क्लॉज अपने को ये बताता है कंपनी ने कोई भी लोन या एडवांस ग्रांट करें जो रिपेबल ऑन डिमांड है और उनका रिपेबल ऑन डिमांड है जिनका टर्म्स एंड पीरियड्स प्रिस्क्राइब नहीं है, तो कंपनी को स्पेसिफाई करना है कि उनका एग्रीगेट अमाउंट कितना है और वो टोटल का कितना परसेंटेज है, और लोन प्रमोटर को कितना दिया है और रिलेटेड पार्टीज को कितना दिया है, ये सब डिस्क्लोज करना पड़ेगा। लोन्स एंड एडवांस अपन ने इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी एंड सिक्योरिटी के बेसिस पे दिए हैं, तो अपने को चेक करना है सेक्शन 185 और 186। 185 है प्रोविजन ऑन ग्रांटिंग लोन और 186 है लिमिट्स ऑन ग्रांटिंग द लोन्स। अगर ये दोनों सेक्शन का कंप्लायंस करा है तो ओके, अगर नहीं करा है तो अपने को डिटेल देनी पड़ेगी कि, और मतलब डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्लॉज 5 में अपने को ये देखना है जो भी अपन ने पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करा है वो सेक्शन 73 से लेकर 76 का कंप्लाई कर रही है, अगर नहीं कर रही है तो अपने को डिस्क्लोजर देना। क्लॉज 6 अपना सेक्शन 148 कॉस्ट रिकॉर्ड से रिलेटेड है। अगर अपन ने सेक्शन 148 का कंप्लाई करा है तो ठीक है, अगर नहीं करा है तो अपने को उसको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अगर क्लॉज 7 स्टैट्यूटरीज ड्यूज, अगर वो अपना डिस्प्यूटेड है तो अपने को उसका अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट डिस्क्लोज करना है और उसके फॉर्म डिस्क्लोज करने हैं कि वो किस डिस्प्यूट के अंदर पेंडिंग है। और अनडिस्प्यूटेड है, अगर रेगुलरली अनडिस्प्यूटेड है तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो अनडिस्प्यूटेड अगर रेगुलर नहीं है तो अपने को देखना है कि अगर वो 6 महीनों से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है फाइनेंशियल ईयर के बाद
तो अपने को उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्लॉज 8, कोई ऐसे ट्रांजेक्शन जो अपन ने पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करे थे, बाद में अपन उनको सरेंडर कर देते हैं और अपन उनको डिस्क्लोज करना चाहते हैं एज ए इनकम, तो अपने को कोई भी जो अपना रिलेवेंट इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर होगा अपने को उस ईयर में उसको डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, और कोई भी अगर जो प्रायर पीरियड या प्रीवियसली जो अनरिकॉर्डेड इनकम है, अपने को उनको फिर प्रॉपरली रिकॉर्ड करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। क्लॉज 10 कारो, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एज ए आईपीओ और एफपीओ, तो अपने को दो, ये इक्विटी के बारे में क्लॉज 9 अपना डेट का था और क्लॉज 10 अपना इक्विटी का है। तो इसमें अपने को दो चीज़ देखनी है, जो अपन ने मनी रेस करा आईपीओ एफपीओ में, उसका जो स्पेसिफिक पर्पस था वो फुलफिल हो गया है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो अपने को उसकी डिटेल देनी पड़ेगी कि वो क्या डिफ़ॉल्ट की वजह से हुआ है, डिले क्यों हुआ है, और उसका सब्सिक्वेंट अपन उसका रेक्टिफिकेशन क्या लेंगे। और क्लॉज भी बताता है कि जो भी अपन ने प्राइवेट प्लेसमेंट दिया, अगर वो नहीं दिया है, प्राइवेट प्लेसमेंट करा ही नहीं, तो अपने को बुक्स में डिटेल्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपने प्राइवेट प्लेसमेंट करा है और उसको करा है तो फिर अपने को दो चीज़ें देखनी है, एक तो सेक्शन 42 और सेक्शन 62, ये दोनों कंप्लाई हुआ है नहीं हुए, और जो भी अपन ने फंड रेज करा था उसका पर्पस है जो वो फुलफिल हुआ है या नहीं हुआ है। क्लॉज 11, कंपनी के ऑफिसर और एम्प्लॉय पे फ्रॉड हुआ है या फिर ऑफिसर और एम्प्लॉय ने फ्रॉड करा है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो कोई डिटेल्स नहीं देनी है, अगर ऐसा होता है तो अपने को नेचर बताना है फ्रॉड का और उसका अमाउंट डिस्क्लोज करना है। फिर अपने को देखना है कि जो भी अगर अगर फ्रॉड हुआ है तो तो अपन ने एडीटी 4 फाइल करा या नहीं करा। और तीसरी चीज़ ये देखनी है कि अगर कोई भी विसल ब्लोअर ने कोई भी कंप्लेन रेज करी थी तो उसको अपन ने कंसिडर करा या नहीं करा। क्लॉज 12, निधि कंपनी, ये कंप्लाई जो भी कंपनी जो निधि रूल 2014 का कंप्लाई करती है वो होती है निधि कंपनी। अब ये दो चीज़ मेंटेन करती है, पहला तो जो नेट ओन फंड होता है, नेट ओन फंड और डिपॉजिट का रेशियो वो 1:20 होना चाहिए। और सेकंड चीज़ है वो मेंटेन करती है 10% ऑफ अनएकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट। और थर्ड चीज़ देखना है, जो भी अपन ने अगर इंटरेस्ट या प्रिंसिपल के रिपेमेंट में अपन ने कोई भी डिफॉल्ट करा है तो उसका डिस्क्लोजर देना अपने को। क्लॉज 13, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, इसमें अपने को दो सेक्शन का कंप्लायंस देखना है। पहला देखना है जो 177, जो ऑडिट 177 एंड 188। 177 ऑडिट कमेटी का है और 188 है रेस्ट्रिक्शन ऑन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। इन दोनों का कंप्लायंस हो गया है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो अपने को डिस्क्लोजर देना है। अगर ये हो गया, फिर जो भी अगर इनका कंप्लायंस होने के बाद अपने को इसका डिस्क्लोज करना है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो एज पर AS 18 करना है। क्लॉज 14, इंटरनल ऑडिट सिस्टम है वो कमेंसुरेट होगा विद नेचर ऑफ द कंपनी की साइज एंड नेचर। और सेकंड चीज़ है जो भी इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट होगी वो स्टैट ऑडिटर को कंसिडर करनी पड़ेगी। कारो क्लॉज 15, जो भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन है डायरेक्टर के या कनेक्टेड पर्सन के अगर हैं तो वो सेक्शन 192 का कंप्लाई करते हैं या नहीं करते, बस ये चेक करना है अपने को। क्लॉज 16 अपना एनबीएफसी से रिलेटेड है, इसमें देखना है अपने को जो भी एनबीएफसी कंपनी है वो आरबीआई एक्ट के अंडर रजिस्टर है या नहीं है, और उसने सेक्शन 45 का रजिस्ट्रेशन के टाइम कंप्लायंस करा या नहीं करा। ठीक है, और दूसरी चीज़ अपने को देखनी है इसका जो रजिस्ट्रेशन ऑप्टेन हुआ है वो वैलिड है। थर्ड चीज़ अपने को चेक करनी है जो भी इसका CIC क्राइटेरिया यानी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्राइटेरिया, ठीक है, वो फुलफिल हुआ या नहीं हुआ। और अपने को इंडिकेट करनी है कि नंबर ऑफ CIC इन ग्रुप कितने हैं। क्लॉज 18, कंपनी को कोई भी अगर कैश लॉस होता है करंट ईयर में और प्रीवियस ईयर में अपने को दोनों का अमाउंट इंडिकेट करना पड़ेगा। क्लॉज 18, कोई भी स्टेट ऑडिटर अगर रेजिग्नेशन देता है अपना तो इनकमिंग ऑडिटर है वो कंसिडर करेगा उसका आउटगोइंग ऑडिटर का इशू, ऑब्जेक्शन एंड कंसर्न। क्लॉज 19, ऑडिटर देखेगा ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियो, एजिंग रिपोर्ट्स एंड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स और पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो ऑडिटर इन सब पे अपनी ओपिनियन देगा अगर उसको मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है उसके अंदर, इन रिपोर्ट्स के अंदर। अगर तो दो चीज़ हो सकती है, अगर कंपनी ये जो भी लायबिलिटी वगैरह है ऑन द बैलेंस शीट डेट, अगर कंपनी कैपेबल है ये लायबिलिटी सेटल करने के लिए तब तो ओके। अगर कंपनी नहीं कर पाती है मतलब कैपेबल नहीं है तो उसको 1 साल के अंदर अंदर फिर भी ये कहीं से भी अरेंज करके देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर अगर कंपनी एक ये एक्स्ट्रा चीज़ है, कंपनी अगर कोई भी अगर ये कैपेबल है कंपनी तो अपने को उसका डिस्क्लोजर ऐसे 570 के अकॉर्डिंग देना है। अगर कंपनी खुद कंफ्यूज है तो अपने को डिस्क्लोजर क्लॉज 9 देना, क्लॉज कारो के क्लॉज 19 के अंदर देना है।
कारो क्लॉज 20 है, कोई भी कंपनी है जिसका CSR का अमाउंट अनस्पेंड रह जाता है, तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है। अगर उसका प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है तो वो उसको फंड में ट्रांसफर कर देगी विद इन 6 मंथ ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और ठीक है, और अगर अदर देन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है तो कंपनी उसको अनस्पेंड अमाउंट को स्पेशल अकाउंट में डाल देगी। अगर ऑडिटर कोई भी क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिपोर्ट देता है CFS के ऊपर, अगर नहीं देता है तो ठीक है, अगर देता है तो अपने को इंडिकेट करनी पड़ेगी डिटेल की, कंपनी की डिटेल और पैराग्राफ नंबर जिसमें वो कारो रिपोर्ट हुआ है।